नमस्ते दोस्तों। आज बात करेंगे कि क्या भाजपा ने एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डुबोने का षड्यंत्र किया। ये जो आपके सामने घोटाला हुआ 16,518 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला। इस घोटाला में अभी तक तो इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार की मिलीभगत सामने आ रही थी। अब इसके अंदर सेंट्रल बैंक और साथ में एसबीआई दोनों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। और हो सकता है कि भाजपा ये चाहती हो कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया को डुबो दिया जाए। इसीलिए इन लोगों ने एसबीआई को ही चुना। मजे की बात यह है कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लागू की गई थी तब आरबीआई ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया ने विरोध किया था। और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि वो विरोध के पॉइंट्स क्या थे। परंतु एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर भाजपा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एसबीआई को ही क्यों चुना। यदि उनका यह कहना है कि उनको सरकारी बैंक चाहिए तो सरकारी बैंक तो बहुत सारे थे। अगर उनको यह कहना है कि सरकारी बैंक जो प्रॉफिट में हो तो सरकारी बैंक जो प्रॉफिट में है वो भी बहुत सारे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से भाजपा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ एसबीआई को चुना। कहीं एसबीआई को डुबोने का जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, जो विदेशी ताकतें चाहती है, उसका प्रभाव की वजह से इन लोगों ने कोई षड्यंत्र तो नहीं खेला। इसके पहले बात करते हैं कि आरबीआई के क्या ऑब्जेक्शन थे। 2017 में जब ये बिल लाया गया, जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई, तब आरबीआई ने ऑब्जेक्शन किए। क्या ऑब्जेक्शन थे? पहला ऑब्जेक्शन ये था कि मल्टीपल नॉन सॉवरेन जो चीजें हैं उसके हिसाब से ऑब्जेक्शन आया कि अलग एक ही देश में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को आप इस प्रकार से पावर दे रहे हैं। किस तरह की पावर दे रहे हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की पावर दे रहे हैं, बियरिंग की पावर दे रहे हैं, बियरर इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं। तो आरबीआई ने कहा कि मल्टीपल नॉन सॉवरेन एंटिटीज टू इशू बियरर इंस्ट्रूमेंट। अभी तक तो बियरर इंस्ट्रूमेंट की पावर जो थी वो आरबीआई के पास थी। अब आरबीआई के साथ साथ आप जो है वो स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया को भी ये पावर दे रहे हैं, जो कि ठीक नहीं। दूसरा, आरबीआई ने कहा कि टू अलाउ एनी अदर बैंक टू इशू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। आरबीआई के अलावा किसी और बैंक को ये पावर देना मिटिलेटेड अगेंस्ट आरबीआई सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग बियरर इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हैज द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग करेंसी। तो आरबीआई ये कह रहा है कि अगर आप इस प्रकार की चीजों को किसी और बैंक को देते हो जिसका मतलब करेंसी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरबीआई ने खुद ये बात सरकार से कही कि ये पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग करेंसी है, ये एक प्रकार का करेंसी बन गया है। जिस प्रकार से बैंक नोट करेंसी है, उसी प्रकार से ये आपका एक करेंसी सिस्टम का पार्ट बन चुका है, जिसके अंदर इतना पोटेंशियल है, उसको आप आरबीआई के अलावा किसी और को देना ठीक नहीं है। आरबीआई की अथॉरिटी के खिलाफ है। आरबीआई की जो अथॉरिटी है उसको भी ये डाउन करती है। तीसरी बात जो आरबीआई ने कही कि आरबीआई ने कहा कि इफ सच इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स आर इश्यूड इन साइजेबल क्वांटिटीज, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में करेंगे, तो कैन अंडरमाइन द फेथ इन बैंक नोट्स इश्यूड बाय द सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, जो बैंक इशू, जो नोट इशू करता है, बैंक नोट्स, उसमें जो विश्वास है, उस विश्वास में कमजोरी आएगी, उसमें कमी आएगी, ऐसा आरबीआई ने कहा। तो आरबीआई जो था, इसके साथ में आरबीआई ने जो बात और करी कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रही है, उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा, उसको भी ये वायलेशन है। ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही, ये मनी लॉन्ड्रिंग को और बढ़ा देने वाला है। जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रिवेंशन नहीं हो रही है ना, ये आरबीआई का कहना है। तो आरबीआई ने ये भी कहा कि भाई अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स लाने भी है तो चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, और डिजिटल आप तो बहुत
चिल्लाते हैं डिजिटल 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 लेस कैश है, तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ऐसा स्पेशल नीड नहीं है, देयर इज नो स्पेशल नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू बियरर बॉन्ड इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रल बॉन्ड। स्पष्ट कर दिया, आपके पास चेक है, आपके पास डिमांड ड्राफ्ट है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, आपके पास डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, और कुछ नए तरीके की आवश्यकता नहीं है। ये आरबीआई के ऑब्जेक्शंस थे। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया ने भी विरोध किया। उसने बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस को पत्र लिख करके विरोध किया, और उसने ये कहा कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, उसका ये रेट्रोगेड है, इज अ रेट्रोगेड स्टेप एज फॉर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डोनेशन इज कंसर्न एंड इस प्रोविजो नीड्स टू बी विथड्रॉन। कहने का मतलब ये कि जहां सरकार कह रही कि हमने ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए क्या है, अरे पारदर्शिता तब बढ़ती है जब हर चीज पब्लिक डोमेन में हो, आमने सामने हो, लोगों को पता हो। आपने तो लोगों को पता चले ही नहीं, ऐसी योजना बनाई तो उसमें पारदर्शिता बढ़ेगी या घटेगी? तो खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसमें पारदर्शिता घटेगी, ये डाउनग्रेड है, रेट्रोगेड की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। उसके साथ भी ये कहा कि जो कंपनीज एक्ट में जो आपने चेंजेस किए, इसके लिए सरकार ने कंपनीज एक्ट में चेंजेस किए। कंपनीज कंट्रीब्यूटिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट डिक्लेयर party wise contribution in the profit and loss account to maintain transparency and financial funding of the political party। कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी में फंड करती है तो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए उसको बताना पड़ेगा कि ये आपका जो अकाउंट में उसको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कंपनीज एक्ट में बदलाव किया गया और इस प्रकार के जो कंपनीज के लिए जो रूल था उसको हटा दिया गया। और क्या बोला इलेक्शन कमीशन ने? द अर्लियर प्रोविजन प्रेस्क्राइबिंग ए कैप ऑन कॉर्पोरेट फंडिंग, कॉर्पोरेट फंडिंग पे कैप लगी हुई थी कि आप कितना फंड कर सकते हैं, है ना। एक कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसकी इनकम का कितना पैसा दे सकता है, उसके ऊपर कैप कुछ परसेंटेज फिक्स कर रखा था। और इस बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, इस बॉन्डिंग में वो कैप भी हटा दिया गया, यानी कि आप मन चाहा अमाउंट उसको जो है वो अपनी मन चाही पार्टी को मन चाहा अमाउंट आप डोनेट कर सकते हैं। तो आरबीआई, ये जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि प्रेस्क्राइबिंग a cap on the corporate funding must be reintroduced। ये कैप बहुत जरूरी है, ये अपर लिमिट बहुत जरूरी है, because unlimited corporate funding would increase the use of black money for political funding through shell companies। तो ये जो है पॉलिटिकल फंडिंग होगी, ब्लैक मनी बढ़ेगा। तो किस प्रकार से आप बात को समझ सकते हैं? देश में भाजपा निश्चित तौर से एक देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेदार है। अगर वो आवाज नहीं उठा रहा, तो अगर वो आवाज उठाता है, उसका देशभक्ति है और इस बात को कहता है, तब तो उसको माफ किया जा सकता है। लेकिन यदि इस बात को वो नहीं उठाता है तो निश्चित तौर से इस गुनाह में वो भी शामिल है, और हो सकता है कि इनका जो लक्ष्य हो वो एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया को पूरी तरह से डुबाने का हो। क्यों? क्योंकि इसमें एसबीआई जो है हमारे देश के अंदर एक ऐसी बैंक है जहां पर लोगों का विश्वास ज्यादा है। अगर इस सिस्टम को डैमेज कर दिया एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र की तरह, जिस प्रकार से आपने देखा ना वो षड्यंत्र हुआ, वो वाला और ताले वाला, है ना, उस षड्यंत्र के तहत हमारे इस जहां पर पब्लिक का विश्वास है उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने की योजना बनी है। इसकी वजह से इस बैंक को चुना गया है। अदरवाइज और बैंक भी हो सकते थे, सिर्फ एक ही बैंक आपने क्यों किया? 16,518 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला, और इसमें 22,217 करोड़ 17 एंट्री, सिर्फ 22,217 की एंट्री। और बैंक ये कह रहा है एसबीआई कि हमको 135 दिन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से 15-20 दिन दे दिए उसको, लेकिन ये बोला नहीं, हमें तो 135 दिन चाहिए। सोचिए 22,217 की एंट्री के लिए बताने के लिए अगर एसबीआई को 135 दिन चाहिए, तो एसबीआई के पास 48 करोड़ बैंक खाते हैं, 22,400 से ज्यादा बैंक ब्रांच हैं, 65,000 से अधिक एटीएम है, 74,000 से अधिक उसके बीसी आउटलेट्स हैं,
और इन सब का डेटा निकालना होगा तो मुझे लगा इन सब का डेटा निकालना होगा तो 500 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष, 1000, 2000 वर्ष की मांग कर लेंगे ये लोग तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी कहना चाहते हैं कि आप देश का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बैंक है। 20-25% के आसपास आपका शेयर है। जनता का विश्वास मत तोड़िए। जनता का विश्वास एक बार आपके ऊपर से टूट गया तो आप भी डूबेंगे और आपके साथ साथ बहुत सारे दूसरे जो बैंक है, जो एसोसिएटेड कंपनी से, वो भी डूबेंगे। तो इस घोटाले के लिए निश्चित तौर से भाजपा और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जिम्मेदार है। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से मैं कहना चाहूंगा कि वो इसकी आवाज जरूर उठाए यदि उसके अंदर थोड़ी बहुत भी देशभक्ति है तो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।